सामाजिक विज्ञान में इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 3 के पाठ 8 देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना पढ़ेंगे। तो हमने अपने पहले के अध्याय में देखा कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं, नवाबों, किसानों और आदिवासियों के साथ साथ जो शासन था, ब्रिटिश शासन, उससे विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ रहा था। इस पाठ में हम समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र, जमीन पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन है और वे मानते थे कि देशी समाज को सभ्य बनाना और उनके रीति रिवाजों और मूल्यों मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए वो कौन सा बदलाव लाए, तो इसके लिए और शिक्षित करने के लिए कौन से कदम उठाएं, तो इसके लिए उनके जो सवाल थे उन पर कई दशक तक बहस चलती रही। दशक यानी कि 10 साल का जो समय होता है उसको दशक बोलते हैं। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, तो शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षक के विचार हमें जो आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं और पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए, इसमें हम पढ़ेंगे। प्राच्यवादी की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम में एक सज्जन कलकत्ता आए। वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात थे। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। तो भाषाविद होते हैं ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार विद्यार्थी होता है। कलकत्ता में आने के बाद रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर संस्कृत की बारीकियां, व्याकरण, संस्कृत काव्यों का अध्ययन करते थे और कुछ ही समय में वो कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंगणित, चिकित्सा विज्ञान, अन्य विज्ञानों की प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन उन्होंने शुरू कर दिया। तो जो उन्होंने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनकी जैसी दिलचस्पी रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने की कोशिश में लगे थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका रिसर्च जर्नल का प्रकाशन शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे और उनके मन में भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव था। वो मानते थे कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, किंतु उसका पतन होता गया और उनके राय थी कि भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत ज़रूरी है। हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं से समझा जा सकता है और इन्हीं रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या, अनुवाद और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उनका विश्वास था कि परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त, गायब हो गए वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। तो इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए और वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करके और संस्कृत और फारसी साहित्य और काव्य को पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। उनका ये भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे पहले से ही परिचित हैं, जिसे वह आदर और महत्व देते हैं। अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए और उनकी राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। मदरसा सीखने के स्थान को अरबी भाषा मदरसा कहा जाता है। किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। अब यह है वॉरेन हेस्टिंग्स का स्मारक। तो रिचर्ड वेस्टमाकोट 1830 कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में। इससे पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। इसमें सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है और जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे, एक तरफ पंडित और एक तरफ ये मुंशी बैठे हुए हैं। हेस्टिंग्स और अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत के ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले।
लेकिन कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे और बहुत सारे जो थे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे। पूरब की जघन्य गलतियाँ, जघन्य मतलब जो बहुत त्यागने योग्य होती हैं, बहुत खराब होती हैं। 19वीं सदी की शुरुआत से बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे, बुराई करने लगे। उनका मानना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान जो है वो त्रुटियों, गलतियों से भरा है और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था और उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने, उनका दिल जीतने या जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले इसमें सबसे प्रमुख और प्रभावशाली थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। यहाँ पर दिया है, देखिए। प्राच्यवादी एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग। मुंशी ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो। वर्नाकुलर यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फ़र्क को चिन्हित करने के लिए शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो मैकॉले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के बराबर नहीं थी, समकक्ष नहीं थी। मैकॉले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही, एक जो बॉक्स होता है वही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है, यानी कि यूरोप जो है इस मामले में बहुत ही आगे है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकॉले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। वो मानते थे कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों और रचनाओं को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिम विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाए, परिचित हो पाएंगे। इस प्रकार उनका मानना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकॉले के मिनट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला किया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें छपने लगी। तो ये ज्ञानियों की भाषा है, कहता है। तो इसमें उसने बुराई करी है भारतीय भाषाओं की। व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में ये नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए संदेश को वुड का नीति पत्र, वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया जाए तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। इसके मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि लोगों के मन में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उस समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। तो यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में तर्क का एक स्रोत यह है, यहाँ पर जो वुड का नीति पत्र है उसमें ये कहा गया। तो ये 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय है। ये 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यावहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता। नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि
प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए। 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी यानी मना करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं, धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकती है। तो ये हैं स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे और ये है श्रीरामपुर कॉलेज। तो अंग्रेज़ों से पहले यहाँ बच्चे जो थे उनको किस तरह से पढ़ाया जाता है तो इससे पता चलता है विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम ने जो रिपोर्ट की उसके अनुसार बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फ़ीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनी थी, बेंच कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं था। सालाना इम्तहान और नियमित समय सारणी की कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में चलती, कोई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फ़ीस उसके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा, गरीबों को कम फ़ीस देनी होती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है ये विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षा में नहीं बैठाया जाता, सभी एक साथ बैठते थे एक जगह पे और अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल थी। फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी और इसका एक अच्छा परिणाम ये होता है कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। तो ये एक स्थानीय पाठशाला है। तो ये फ्रांसुआ सोल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है और ये आखिरी 18वीं सदी के आखिर में भारत में आए थे। नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशाला कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। उनका मानना था कि मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं और कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशाला को और व्यवस्थित करना चाहती थी। अब इसके लिए कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा। पंडितों का काम पाठशाला का दौरा करना और अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं में नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्यपुस्तकों पर आधारित था। विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा होने लगी। विद्यार्थियों से नियमित रूप से शुल्क देने, नियमित रूप से कक्षा आने, तय सीट पर बैठने और अनुशासन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उनमें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जा सकती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे क्योंकि शालाओं की जो समय सारणी होती थी वो लचीली होती थी और नई व्यवस्था के तहत अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित स्कूल आएँ और कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल में आना ज़रूरी था क्योंकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता तो अनुशासनहीनता मानी जाती थी, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलें और शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में कुछ प्रयासों के बारे में पढ़ेंगे, परंतु कुछ बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे जिनमें महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे।
ये है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे मुंबई में अपने संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करता है। इसके कार्य अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों और लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी लाभ उठाना चाहिए। और छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखना चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने के बाद रोजगार पा सकें। महात्मा गांधी का मानना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीय के मस्तिष्कों में हीनता का बोध पैदा कर दिया और यहाँ के लोग जो है पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे, जिससे संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। इस शिक्षा में वो कहते थे कि विश्व भराए पापपूर्ण, इसने भारतीयों को दास बना लिया, इसने लोगों पर प्रभाव डाला। पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले, संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अभी गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में होनी चाहिए। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है, जिससे वो सामाजिक परिवेश से कट जाते हैं और अपनी भूमि पर अजनबी बन जाते हैं। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। उनका कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने लिखने पर केंद्रित है। पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। उनका ये मानना था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए, और यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं, जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगी। महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। वो कहते थे कि साक्षरता न शिक्षा का अंत है न शुरुआत, ये केवल साधन है जिससे उनको शिक्षा दी जा सकती है। तो मैं कहते थे कि बच्चों को शिक्षित करने के लिए उन्हें उपयोगी हस्तकौशल सिखाना चाहिए और उनको शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करना चाहिए। दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास तरह से शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की केवल यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किसलिए का पता होना चाहिए। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। टैगोर का शांति निकेतन। तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में करी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें बहुत लगता था कि कोई जेल में हो और उनका दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया, और जब वे बड़े हुए तो उन्हें ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचने लगे जहाँ बच्चे खुश हों, मुक्त, रचनाशील हों, अपने विचार और आकांक्षा को समझ सके। और उनको लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त हो। शिक्षक कल्पनाशील हों, बच्चों को समझते हों, उसके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद करें। और उनके मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोला, जहाँ निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को विकसित कर सकें। तो महात्मा गांधी और जो टैगोर थे उनकी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक ही राय मानते हैं बहुत से लोग, लेकिन दोनों के बीच फ़र्क था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, और उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे लोग सोचने लगे कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा में परिवर्तन चाहते थे, और उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। ये कोयम्बटूर का एक स्कूल है जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। 20वीं सदी का प्रारंभ। यह है अन्यत्र सभ्य करने के लिए शिक्षा। तो 1857 में शिक्षा अधिनियम लागू होने पर आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे। ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए। शिक्षा अधिनियम लागू करने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। टॉमस आर्नोल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारकों में से एक थे और रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन को हिमायत करते हुए उन्होंने कहा,
मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूल में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात है कि हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज़ हम भाषाओं, इतिहासों, कुछ साल पहले, हज़ारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं। अब ये अभ्यास प्रश्न हैं, आप इनको कर सकते हैं। सही या गलत बताएं। So thank you for watching. Please like, share and subscribe.